हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाओ सर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के यूपी बोर्ड में आए हुए 2025 में मैथ्स के पेपर को। और यहाँ पर मैथ्स के पेपर का कोड जो है वो है 822 BV। ठीक है, इस वीडियो में मैं हिंदी और इंग्लिश यानी हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही आपको एक्सप्लेन करूँगा जो भी क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं 20 MCQ सॉल्व करके दिखाऊँगा आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और अगर आपको इतना आता होगा तो आपके 20 नंबर तो कन्फर्म हो जाएंगे मैथ्स में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। हमें योग बताना है यानी सम क्या होगा। तो परिमेय यानी होता है रैशनल नंबर और दूसरी तरफ है अपरिमेय यानी कि इरैशनल नंबर। तो कोई भी एक रैशनल नंबर और इरैशनल को जब भी हम जोड़ते हैं, रैशनल और इरैशनल, तो यहाँ पर हमेशा आंसर जो आएगा वो एक इरैशनल नंबर होगा यानी अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। इसका एक मिनट पहले इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। रैशनल में जैसे 2 हो गया और इरैशनल में हो गया √2। तो 2 और √2 को जब भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो इरैशनल ही आएगा। यहाँ पर वैसे सही आंसर यही होगा 2 + √2, यही आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 2, जो कि है 156 यानी संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें बस प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा पूछा गया है। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, 156, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। 156 जो है इसका हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पर प्राइम नंबर्स का यूज करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 = 14, 2 8 = 16। फिर 2 से जाएगा तो 2 3 = 6 और 2 9 = 18। फिर ये जाएगा 3 से, 3 1 = 3 3 = और 13 से 1 टाइम्स में। अब 156 का अगर हम ये अभाज्य गुणनखंडन यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, इस जगह पे आप देखो 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13। अब इन ऑप्शंस में से आपको देख लेना है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर दिया हुआ है यदि 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3 हो तो x रेशियो y क्या होगा, यानी x अनुपात y क्या होगा। तो हमें x और y का रेशियो निकालना है। इसको बस सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है। 3x + 5y होल अपॉन 3x - 5y इक्वल्स टू 7/3। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो नीचे का 3 है ये लेफ्ट साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे जो 3x - 5y है ये राइट साइड में 7 से मल्टीप्लाई होगा। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर देखो 3x + 5y ये लिखा हमने और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ये वाला 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होगा, 7 से इस साइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - 5y। अब सारी चीज़ें ऊपर आ गई हैं, एक लाइन में आ गई। अब बस इसे सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3 को अंदर दोनों से, तो 3 3 हो जाएगा 9x + 3 5 = 15y हो जाएगा। नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल से वेरिएबल। अब आते हैं 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 = 21x - 7 5 = 35y। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, x को एक तरफ ले लेंगे, y को एक तरफ। तो y यहाँ पर 15y इधर है, प्लस देखो 35y माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 35y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा 21x था, 9x इधर है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा। अब देखो हमने राइट साइड और लेफ्ट साइड में क्या ले लिया है, राइट साइड में x वाले ले लिए, लेफ्ट साइड में y वाले। इसको सॉल्व कर देते हैं। 15 + 35y हो जाएगा 50y और दूसरी तरफ 21 - 9 हो जाएगा 12x। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि x y का रेशियो निकालना है, यानी x/y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हमें इधर ही रखना होगा और यहाँ लेफ्ट साइड का y जो है वो राइट साइड में y नीचे आ जाएगा डिवाइड में। सेम ऐसे ही 50 यहाँ अपनी जगह रहेगा, 12 जो है लेफ्ट साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब ये x/y बराबर कितना गया, 50/12। इसको हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 2 से ये कट रहा है तो 2 6 = 12 और 2 से 25 टाइम्स, यानी 25:6। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। साथ में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इस पूरे पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका PDF। तो डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक और चीज़, आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं मेरी, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे सारे पेपर्स के अलावा और भी बहुत सारा कंटेंट है। वेबसाइट का नाम है wowsir.in।
चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर है समीकरण ये 3x² - 2x + 1/3 = 0, इसका विविक्त कर क्या होगा? विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट बताना है। डिस्क्रिमिनेंट को हम शॉर्ट में डी भी लिखते हैं। तो डी बराबर होता है फॉर्मूले के हिसाब से b² - 4ac। अब ये BAC ये क्या है? तो ये आपको यहाँ से इस समीकरण यानी इक्वेशन में से निकालना है। इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें ax² + bx + c = 0, इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो a का मान हो जाएगा 3, ठीक है। b का मान क्या हो जाएगा? b का मान हो जाएगा -2 और c का मान हो जाएगा 1/3 यानी 1/3। अब हमें बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। तो b² यानी b का मान क्या है? -2 का स्क्वायर माइनस 4 × a का मान क्या है? 3 और c का मान क्या है? 1/3। अब इसे सॉल्व कर देंगे। -2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस फिर 4 × 3 × 1/3। देखो 3 और से 3 कट जाएगा तो बचा क्या? 4 × 1 यानी 4 ही आएगा और 4 - 4 कितना हो गया? 0। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो हमें माध्य निकालना है, माध्य यानी मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम इस टेबल को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल, ये है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, ठीक है। दूसरी तरफ बारंबारता दी हुई है यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 7, 3, 4। ओके, अब हमें क्या करना है? देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? यहाँ पे x निकालना होगा। x यानी 2 और 4 यहाँ पे दिया है, तो 2 और 4 को ऐड करेंगे और फिर इसमें क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों नंबर्स को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, सब में यही करना है। जैसे 2 + 4 किया तो 6 और 6/2 हो जाएगा 3। फिर इसमें 4 + 6 किया 10, यहाँ पे 4 + 6 किया 10 और 10/2, तो 10/2 कितना हो गया? 5। सेम ऐसे ही 6 + 8, 6 + 8 होल अपॉन 2, तो 6 8 14, 14/2 यानी 7। सेम ऐसे ही 8 और 10 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18, 18/2 हो जाएगा 9। 10 और 12 को किया तो कितना हो जाएगा? 22, 22/2 करेंगे तो कितना हो गया? 11, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे सामने f आ चुका है, x आ चुका है, तो अब यहाँ से हम fx भी निकाल सकते हैं, ठीक है। fx निकाल देंगे तो 2 × 3 करेंगे 6 आ जाएगा, 4 5 = 20। यहाँ पे fx का मतलब क्या है? f × x यानी फ्रीक्वेंसी इंटू x, ये वाली चीज़ें मल्टीप्लाई कर देनी है। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 5 = 20 हो गया, 7 7 = 49 हो जाएगा, 9 3 = 27 हो गया, 4 11 = 44 हो गया। अब हमें क्या करना है? देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा fx यानी कि सम ऑफ fx अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सिग्मा fx यानी टोटल इसका हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम इसे जोड़ भी देते हैं। 6 + 9 15, 15 और 7 कितना हो गया? 22, 22 और 4 26, तो 2 कैरी 4 4 8 10 14, 146। तो यहाँ पर आ जाएगा 146। होल अपॉन में क्या आएगा? सिग्मा f। तो सिग्मा f यानी इनमें से सम कर लेंगे हम। तो 2 + 4 6 हो गया, 6 + 7 13, 13 3 16, 16 4 20, ये हो जाएगा 20। तो इसके अपॉन में आ जाएगा 20। अब बस हमें यही निकालना है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सॉल्व हो करके इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो 2 से अगर मैं काटता हूँ तो 2 10 = 20 और 2 से इसे काटा तो 2 7 = 14, 2 3 = 6, ठीक है। तो 73/10, अब इसे हम काटेंगे नहीं, सीधे पॉइंट में ला देंगे। तो 73/10 का मतलब 7.3, ठीक है। 73/10 का मतलब 7.3। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इस पूरी सारणी का जो माध्य था वो 7.3 है। क्लियर है? सबको आ गया होगा, कोई डाउट तो है नहीं। अगर कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में आप कमेंट में ज़रूर लिख देना, तो मैं आपको उससे बता दूंगा कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो बनाकर उसका लिंक भी डाल दूंगा। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल ABC में DE इज पैरेलल टू BC, ये पैरेलल है, समांतर है। इस प्रकार है कि AD बराबर 1.5 है और DB बराबर 3 सेंटीमीटर है, AE 2 सेंटीमीटर और AC का माप होगा। ओके, देखो यहाँ पे ट्राइंगल दिया है ABC, तो ये आपको दिख रहा है ट्राइंगल ABC, सही है। फिर इसमें दिया हुआ है कि DE इज पैरेलल टू BC, DE यानी ये वाली लाइन और BC यानी ये वाली लाइन।
ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है यानी समांतर है, यानी इनके बीच की दूरी एकदम बराबर है हर तरफ से। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। AD 1.5 है, ये दिया हुआ AD 1.5, DB 3 है, DB भी दिया है, AE 2 है, AE 2 दिया है। अब हमसे पूछ रहे AC की माप होगी, तो AC का माप निकालने के लिए पहले EC का माप निकालना होगा। ठीक है, EC का माप कैसे निकलेगा? यहाँ पर जब भी ऐसा समांतर वाला केस आता है, मतलब एक ट्राइंगल है और उसमें अगर ये क्या बोलते हैं समांतर वाली बात आएगी, तब यहाँ पे क्या होता है, इनका रेशियो बराबर होता है, यानी AD डायग्राम के हिसाब से AD अपॉन DB का रेशियो बराबर होगा, यानी अनुपात बराबर होगा AE अनुपात EC का। ठीक है, ये अनुपात सही सेम होगा। अब बस इनकी वैल्यूज रख दो। AD क्या है 1.5 है और यहाँ पर DB क्या है 3 है, इक्वल्स टू AE कितना है 2 है, EC कितना है, EC हमें पता करना है, EC नहीं पता है, तो EC बराबर कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जाएगा 2 × 3 अपॉन 1.5, 1.5 1 जा 1.5 2 जा, डेढ़ 3 होते हैं ना, तो ये कट जाएगा, फिर 2 2 जा 4, यानी EC आ जाएगा 4। लेकिन हमसे पूछा गया है AC पूछा गया है, तो AC बराबर क्या है, AC बराबर है AE प्लस EC, यानी 2 + 4, और 2 + 4 कितना हो गया 6, यानी 6.0 सेंटीमीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, ईजी है, सिंपल है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पे 2 बिंदु दिए हैं, यानी 2 पॉइंट्स दिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इनका बीच की डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है। ठीक है, तो पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है। अब पॉइंट्स का नाम दे देते हैं x1 y1। देखो हमेशा कोई भी पॉइंट दिया होता है जो कार्टेशियन प्लेन होता है, उसमें कोई भी पॉइंट होगा तो उसको हम x, y के उसमें फॉर्मेट पे रखते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x, y के उसमें आता है। तो हमें यहाँ पर जो रखना होगा नाम वो x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2 रख दिया। ठीक, अब हमें निकालना है दूरी। तो दूरी यानी डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यूज रख के आंसर ला देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो x रख देते हैं वैल्यू। x2 का मान क्या है 4 है, रूट के अंदर ही रहेगा सब, तो x2 का मान 4 हो गया, माइनस x1 का मान 2 है, फिर प्लस y2, तो y2 हमारा क्या है 1 है, y2 का मान 1 हो गया, माइनस y1 का मान है 3। ठीक है, तो 3 रख दिया, और इसे हम यहाँ पे स्क्वायर भी लगा है तो स्क्वायर भी करना है। चलो कर देते हैं। 4 में से 2 गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 दूनी 4, प्लस 1 में से 3 गया तो माइनस का 2, और माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर 4 ही होगा, वो भी प्लस का। ठीक है, अब देखते हैं इसे सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा रूट में 8, और रूट में 8 का मतलब है 2√2। इसको भी मैं बता देता हूँ कैसे। यहाँ पर क्या होगा, 8 के फैक्टर्स निकालो, 2 × 2 × 2 होगा, और यहाँ पे इसका पेयर बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा रूट में, सॉरी ये जो पेयर बनेगा ये बाहर निकल आएगा एक, तो अंदर एक 2 बचा रहेगा रूट के, तो आंसर क्या आ जाएगा 2√2, यानी दूरी कितनी होगी 2√2 मात्रक, इंग्लिश में 2√2 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे यूनिट नहीं दी है तो यूनिट जो भी होगा वही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, ये भी आसान है। देखो, यदि द्विघात समीकरण, ये समीकरण दिया हुआ है द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके मूल बराबर है यानी रूट्स बराबर है, तो m का मान क्या होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे मूल जो होता है यानी रूट्स जो हैं अगर बराबर होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट है ना, यानी विविक्त कर बराबर 0 होता है। अब d बराबर अगर 0 है तो बस हमें क्या करना है, d बराबर 0 है तो d क्या होता है, d होता है b² - 4ac बराबर 0, ये भी हमने पहले भी किया था। तो हमें बस इसमें से abc को रख करके यहाँ पे सॉल्व कर देना है। देखो एक b का मान क्या है, b का मान है -12, यानी -12 का स्क्वायर, फिर -4 × a का मान क्या है 3 है, इंटू c का मान हमें नहीं पता है जो कि m है, और बराबर 0, इसको सॉल्व कर देना है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो -12 का स्क्वायर भी 144 हो जाएगा, -4 × 3 = 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे m आ जाएगा बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, -12 हम उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 12m हो जाएगा, इधर आ जाएगा 144। हमें m का मान निकालना है, तो m बराबर क्या हो जाएगा 144/12, और 12 से काटेंगे तो 12 बार में ही जाएगा, यानी m का मान आ जाएगा 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ये क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 15 और 25 का HCF 5 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान है। देखो पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर होगा इन्हीं दो नंबर्स का अगर हम एलसीएम गुणे इन्हीं दो नंबर्स का HCF के बराबर, यानी पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर होता है इन्हीं नंबर्स के एलसीएम के गुणे इन्हीं नंबर्स के HCF के। तो पहला नंबर यहाँ पर क्या है 15 गुणे दूसरा नंबर क्या है 25। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फिर एलसीएम क्या है, एलसीएम हमारा नहीं पता है, एलसीएम पता करना है, और HCF है 5। तो यहाँ से एलसीएम निकल आएगा 15 गुणे 25 बटे 5, 5 से कटेगा 5 5 जा 25 और 15 5 जा कितना होता है, तो L बराबर 15 5 जा 75। ऑप्शन नंबर बी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10। AP 3,1,-1,3 के सार्वंतर होगा। सार्वंतर मतलब इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस, यानी जिसे हम D से डिनोट करते हैं। तो सीधी सी बात है, D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पर क्या है, ये होता है A1 कॉमा कॉमा करके A2 फिर A3 A4 ये चल रहा है। तो A2 माइनस A1 रख दो। A2 है हमारा 1 और A1 है हमारा 3, तो 1 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस का 2। यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, यानी सार्वंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11। यहाँ पर लिखा निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग क्या होगा, है ना, माध्यक वर्ग यानी मीडियन क्लास आपसे पूछ रहा है। तो मीडियन क्लास निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है, थोड़ा सा लेंथी है पर देखो। मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है यानी क्लास इंटरवल दिया हुआ है और नीचे बारंबारता दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख लो। यहाँ पर है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। ये हमारी क्लास इंटरवल हो गई। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या है, 2 है, 7 है, 3 है, 10 है और 4 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें करना होता है, यहाँ सबसे पहले निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 दिया है तो सबसे पहले 2 ही रहेगा। फिर अगला 7 है तो इसमें हम ऐड करेंगे, 2 + 7 कितना हो गया, 9। फिर 9 + 3 अगला नंबर ऐड करते जाओ, 12। 12 + 10 कितना हो गया, 22। 22 + 4 26, यानी ये आ गया हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम n बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ये जो लास्ट नंबर आ रहा है। या फिर यहाँ पे जब आप फ्रीक्वेंसी का सबका सम करोगे इन सबका, तो लास्ट में जो सम आएगा वो यही आएगा और इसी को हम n बोलते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें तो निकालना है मीडियन क्लास यानी कि माध्यक वर्ग। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n लिखेंगे, n/2 लाएंगे। n/2 यानी 26 है, n अपॉन में 2 हो गया तो ये हो गया 13। ठीक है, n/2 इतना आ गया। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि 13 जो है ये कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है, क्या ये 2 और 9 के बीच में आएगा, नहीं। 9 और 12 के बीच में, नहीं। 12 और 22 के बीच में, हाँ। तो 12 और 22 के बीच में अगर 13 आ रहा है तो इसमें जो बड़ा वाला नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है, 22। तो 22 के ठीक सामने जो भी यहाँ पे क्लास दी हुई है ना, यही हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। क्लियर है, यही हमारा मीडियन क्लास हो जाएगी। तो 15 से 20 यानी ऑप्शन नंबर डी ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इसके बाद में इसको हम n मानते हैं और n/2 करके जो भी नंबर आएगा उस नंबर को चेक करेंगे कि किन के बीच में आ रहा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही। और जिसके भी बीच में आएगा तो उसमें जो बड़ा वाला नंबर है उस बड़े नंबर के सामने ही जो होगा वो हमारा कम्युलेटिव क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसको कैसे करना है, अभी तक आपको सब क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन सभी के सभी, सारे के सारे ये सवाल जितने भी हैं ये सब इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अभी आपका 10th का बोर्ड का एग्जाम होएगा, उस एग्जाम के लिए आपका ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितने भी पेपर्स हैं आपके लास्ट के 1-2 साल के या 3 साल तक के, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि हर साल सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। यहाँ पर है tan a, यदि tan a बराबर 1 है तो 2 sin a cos a का मान क्या होगा। भाई ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत सारे बच्चे से डरते हैं और इसी में मजा भी आती है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत मजा भी आएगी। चलो देखो tan a बराबर 1 दिया हुआ है, तो tan a बराबर 1 है। 1 tan के उसमें कितना मान होता है भाई, 10 जो 1 होता है tan 45। tan 45 डिग्री की ही वैल्यू तो होता है 1।
तो यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पे हमें पता चलेगा कि tan A बराबर 45 है, तो A बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, यानी हमें A का एंगल पता चल गया। अब अगला स्टेप आता है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 2 sin A cos A कितना होगा, तो हमें बस A की वैल्यू रख देनी है, 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, ठीक है। इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो 2 sin 45 कितना होता है, तो 1/√2 होता है, इसको मैंने रख दिया नीचे, ठीक है, मल्टीप्लाई में। फिर cos 45 ये भी 1/√2 होता है। ये वैल्यूज़ भी आपको याद करनी पड़ेगी, उस चार्ट को एक बार याद कर लोगे तो सारी वैल्यूज़ याद रहेंगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√2 इंटू √2 जब आप करोगे तो ये बराबर हो जाता है 2 के, तो 2 से 2 आपस में कट ही जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। 1 ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक यहाँ पर क्या दे रहा है, एक वृत्त है, वृत्त यानी एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, इसके केंद्र से, केंद्र यानी सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q, यानी इसके सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर पर एक पॉइंट है जिसका नाम है Q। कितनी दूर है, 25 सेंटीमीटर। फिर इस पॉइंट से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से दूर जो पॉइंट है वो Q है, और Q से जो वृत्त की स्पर्श की रेखा की लंबाई है, वृत्त का स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट बोल रहा है, ठीक है, टेंजेंट आपने पढ़ा हुआ है। तो टेंजेंट की जो लंबाई यानी यहाँ से जो सर्कल को टच करके एकदम जाता है वो पॉइंट, इसको मैं अच्छे से बना दूँ, यहाँ पर ऐसे होगा, ये हमारा टेंजेंट है, और इसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। तो अब हमसे पूछ रहे हैं वृत्त की त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या यानी भाई सेंटर से सर्कल तक, तो यानी ये लाइन। अब अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, डायग्राम राइट एंगल कैसे है, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है या फिर जो टेंजेंट होता है वो जब भी सर्कल को टच करती है, तो जिस पॉइंट पे टच करती है वहां पर सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री ही हमेशा बनाती है, ठीक है, ये है ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये 24 है, ये 25 है, आपसे ये पूछा गया और 90 डिग्री चल रहा है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो, h² बराबर p² प्लस p², या फिर अगर आपको ट्रिपल्स याद है ना, पाइथागोरियन ट्रिपल्स याद है, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। चलिए हम पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे। h यहाँ पे हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा 25, और ये हमारा बेस हो जाएगा 24, ठीक है, यानी p हमें निकालना है। चलो देखो, h² क्या है, 25 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर नहीं पता है हमें, प्लस बेस स्क्वायर, बेस हमारा 24 और इसका स्क्वायर, तो p² बराबर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो 625 में से 576 माइनस कर दो भाई, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 11 और बस 49 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस करके क्या आ जाएगा, p² बराबर आ जाएगा 49। अब p² बराबर 49 है, तो हमें p की वैल्यू निकालनी है, यानी p का मान निकालना है, तो p का मान हो जाएगा रूट में 49 जो कि होता है 7, यानी यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है इसकी जो त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ये भी याद रखो, जैसे 24, 25 और यहाँ पे 7, ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स हैं। अगर आपको ये चीज़ याद होती तो आपको इतना सॉल्व नहीं करना पड़ता यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है, एक मीनार है, मीनार कोई भी एक ऐसा गोल समझ लो, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, यानी इसकी भाई शैडो भी बनेगी, तो शैडो जो बन रही है वो है 20√3, कितना है 20√3। उन्नयन कोण का मान होगा, उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, यानी यहाँ से जो एंगल बनेगा ये कितना होगा। तो आपको पता है पहली बात तो यहाँ पाइथागोरस भी है, ठीक है, पाइथागोरस मतलब यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हमारे सामने क्या है, हाइट है और परपेंडिकुलर, और हमें एंगल पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो P/B ये कौन से उसमें आता है रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन, देखो मेरे को तो ऐसे ही याद है कि P और अपॉन में होता था H
एच पी। तो पी अपॉन बी इसमें आ रहा है, ये होता था साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो टेन वाले केस में आ रहा है पी अपॉन बी। मैंने बहुत गंदा सा बना दिया पर यही है। तो पी अपॉन बी होता है टेन थीटा में, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है पी अपॉन बी। अब पी क्या है, पी हमारा है 20, बेस हमारा क्या है, बेस है 20√3 और टेन थीटा क्या है, तो टेन थीटा ही हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो निकलेगा क्या, 20/20√3, तो 20 से 20 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू टेन थीटा। अब आप ये बता दो 1/√3 टेन थीटा में कहाँ पे होता है, मतलब कितने डिग्री एंगल पे होता है। तो अगर आपको पता होगा तो ये हो जाएगा 1045 डिग्री इक्वल्स टू, सॉरी 1045 नहीं, 1030 डिग्री, 1030 इक्वल्स टू 10 थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है ये मिटा देता हूं मैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 15। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है, संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। अब इसको समझो, एक सर्कल है, यहाँ पर एक सेंटर है, यहाँ से ये जो रेडियस है ये 14 है, ठीक है, और ये जो आर्क है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आर्क है, इस आर्क से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संगत त्रिज्य खंड, यानी ये जो त्रिज्य खंड है, यानी ये जो सेक्टर है, सेक्टर का एरिया क्या होगा। आपको सीधे से बोले तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये सर्कल का पूरा एरिया होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल को थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, बस इतना ही करना है। अब थीटा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो थीटा यानी एंगल है 30 डिग्री, तो इसको सॉल्व कर देंगे। 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, रेडियस क्या होगा, रेडियस हमारा 14 है और रेडियस का स्क्वायर है यानी 14 दो बार मल्टीप्लाई होगा। अब 7 से काटो, 7 × 7 7 × 14 और 360 और 30 को काटोगे 0 0 कट गया, 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, फिर 2 से काटो 2 6 ज़ा 12 2 11 ज़ा, फिर से 2 से काटो 2 3 ज़ा 6 और 2 7 ज़ा 14। ओवरऑल अभी क्या आ रहा है, ऊपर बच रहा है 11 × 7 × 2 और नीचे बच रहा है 3। इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 77 × डबल कितना हो गया 154/3। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये तो बहुत ही आसान है, जोकर टोपी का आकार होता है। जोकर टोपी आप जानते हो ना, बर्थडे कैप्स, बर्थडे में भी जो कैप्स पहनते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे करके होती है, या फिर जोकर भी पहनता है। तो ये शेप कौन सा बन रहा है, तो ये शेप होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कोन और हिंदी में आपका बोलते हैं इसे शंक्वाकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेलन तो होगा नहीं भाई, बेलनाकार क्या होता है, ये आपका ऐसा होता है सिलेंडर। त्रिभुजाकार ये भी नहीं होगा, त्रिभुज वाला थोड़ी ना, आयत भी नहीं होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है, ठीक है, सिंप्लीफाइड वर्जन है। देखो यहाँ पे इंग्लिश में बोलेंगे, ये हो जाता है एज्यूम्ड मीन मेथड और ये हो जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड एक है, एज्यूम्ड वाला एज्यूम्ड मीन मेथड। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है इसलिए ज़्यादा इसको नहीं समझाऊंगा। और पग विचलन यानी स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन। तो यहाँ पे दो मेथड दिए हुए हैं, इन दोनों मेथड का ये दोनों मेथड जो है ये सिंप्लीफाइड वर्जन किसका है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अभी आप बस इतना समझो। और अप्रत्यक्ष विधि इसका मतलब है इंग्लिश में इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये दोनों ही जो मेथड्स हैं ये इनडायरेक्ट मेथड में आते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। प्रश्न नंबर 18 यहाँ पर है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है, माध्य 15 है माध्यिका 24 है, तो बहुलक होगा। इंग्लिश में बोलें तो मीन आपका 15 दिया हुआ है, मीडियन आपका 24 दिया हुआ है, मीडियन, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है मोड, तो मोड आपसे पूछा जा रहा है। अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, पहले भी कुछ वीडियोस में मैंने बताया हुआ है।
3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 होता है, तो 3 क्या होगा, 3 मीडियन। 3 इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 3 यहाँ पे भी मिटा देते हैं, 3 मीडियन। देखो 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू मोड, 1 मोड मतलब मोड ही होगा। तो 3 मीडियन यानी 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना है 24 है, माइनस 2 इंटू मीन, मीन कितना है 15 है। तो मीडियन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, अब आपका मोड निकल आएगा, बहुलक यानी मोड। इसको सॉल्व कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 12 और 3 2 6 1 7 माइनस 15 2 30, 72 माइनस 30 इक्वल्स टू मोड। तो माइनस कर दो, 7 माइनस 3 4, 42 जो हो जाएगा वो आपका मोड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी है इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 19। जब एक पासे को यानी डाइस को, ठीक है, डाइस को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या, सम यानी इवन नंबर, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है और यहाँ पर डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6। लूडो खेलते हो, पासा होता है, पासा में 6 नंबर्स होते हैं। तो हमसे बोल रहा है कि इवन नंबर आने की कितने प्रोबेबिलिटी है, तो इवन यानी सम, तो क्या क्या है प्रोबेबिलिटी, एक ये, एक ये, एक ये। टोटल देखो चांसेस 6 हैं, 6 नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन 6 में से इवन कितने हैं, तो इवन आपके 3 इवन नंबर्स हैं, यानी 6 में से 3 ऐसे नंबर्स हैं जो इवन है और यही आपकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, यही आपकी प्रायिकता है। तो 3/6 सिंप्लीफाई करोगे 1/2 हो जाएगा, 3 1 3 2, तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन से पहले फिर से मैं आपको याद दिला दूं, आप मेरी वेबसाइट पे जा करके इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो, मतलब इस तरह के बहुत सारे पेपर्स हैं वो सब आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ उसमें और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, wowsir.in है, इसको आप देख लेना। आते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर है अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से, ओके, ताश के पत्ते होते हैं और टोटल 52 ही होते हैं, इनमें से एक पत्ते को यादृच्छिकता निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता होगी। अच्छा देखो 52 पेयर्स होते हैं, 13 4 52 होता है, ठीक है, असल में 13 पेयर्स होते हैं। जैसे आप देखोगे उसमें ए वाला होता है, क्वीन होती है, किंग होता है ना, 2 होता है, 3 होता है, ये सब होते हैं। तो ए के 4 कार्ड्स होंगे, क्वीन के 4, किंग के 4, 2 के 4, 3 के 4, ऐसे सबके होते हैं। तो हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम इन 52 कार्ड्स में से रैंडमली, यादृच्छिकता मतलब रैंडमली, मतलब कोई भी ऐसे ही पत्ता बीच से निकाल लें, ठीक है, कोई भी एक पत्ता निकाल, और उसमें रानी होने के कितने चांस है, तो सीधी सी बात है रानी कितनी, यहाँ पे चांसेस क्या हो गई, 52 पत्तों में 4 रानियाँ होती हैं, कितनी रानी है 4, क्वीन मैंने बताया सारे के 4 होते हैं। तो क्योंकि इसने रानी बोला है और कौन सी रानी बोला ये नहीं बताया कि रेड वाली रानी हो, ब्लैक वाली हो या कौन सी हो, वो नहीं बताया, तो कोई भी रानी होगी, टोटल 4 रानियाँ होती और टोटल कार्ड्स कितने 52, तो 52 में से 4 के चांसेस है जो रानी आएंगे, इसी को बस सिंप्लीफाई कर लो, तो 4 1 और 4 13 सही होता है, तो 1/30 इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1/13 चांसेस हैं या प्रोबेबिलिटी है रानी होने के, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो देखो मैंने पूरा बता दिया है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है और कमेंट करके आप पूछ सकते हो किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, अभी और भी बनेंगी, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले ही बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और आप सभी वीडियोस को देखो, प्रैक्टिस करो, ये वीडियोस बहुत काम की हैं और आपके नंबर पक्का अच्छे होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।